Good morning, all of you. This lecture is for seventh lotus. सेवन्थ लोटस में 8 चैप्टर चल रहा था। हमने कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल तक हमने पढ़ लिया था। आगे था सॉइल टेक्सचर, जिसमें कि हम टेक्सचर बताते हैं थोड़ी सी सॉइल अपने हाथ में लेकर। ठीक है, उसको चेक करते हैं कि उसके पार्टिकल्स कैसे हैं। उनके पार्टिकल्स हैवी हैं या फाइन है, या फिर थोड़े स्टोन टाइप के हैं, बड़े हैं। ठीक है, उस टाइप से उसका टेक्सचर जो है हम चेक किया जाता है। उस टाइप से सोइल का टेक्सचर चेक किया जाता है। द सोइल इज अरेंज्ड इन, अब देखो सोइल प्रोफाइल में हम पढ़ते हैं, द सोइल इज अरेंज्ड इन लेयर्स और होरिजन्स ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। जब सोइल बनना स्टार्ट हुई तो सबसे पहले हमारे पास बेडरॉक्स थे, हमने पढ़ा था ना। बेडरॉक्स थे, फिर धीरे धीरे पत्थर टूटते हैं, फिर और बारीक टूटते हैं, फिर और बारीक टूटते हैं, है ना। तो एक सॉइल की लेयर फॉर्म हो जाती है। किसकी वजह से? जो भी हम उगाते हैं, ऊपर जो प्लांट्स उग आते हैं उनकी जड़ों की वजह से। जब वो पानी की सर्च में और गहराई में जाती हैं तो वो पत्थरों को, और जो भी उनके रास्ते में आता है उनको तोड़ते हुए नीचे जाती हैं। ठीक है, तो इतनी जितनी गहराई में वो पहुंच नहीं सकती, वहां पर बड़े बड़े पत्थर हमें मिल जाते हैं, क्योंकि वहां तक तो वो पहुंच नहीं सकती ना उनकी रूट्स। These layer and horizons are known as the soil profile. इन्हीं सारी layers को हम क्या बोलते हैं? soil की profile. It is the vertical section of the soil that is exposed by a soil pit. ये हमारा एक vertical section है, जिससे कि soil का सारी layers जिससे कि हमें पता चल सकती है। The layer of soil can easily be identified by soil color and size. जो soil है उनकी layers को हम उनके color से और soil के particles से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब कितने तरह की लेयर्स होती हैं? अगर मैं लेयर्स की बात करूं तो सिर्फ टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड द पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक में कौन सा हिस्सा आता है? जो भी छोटे छोटे पत्थर और बड़े बड़े पत्थर, ये वाला जो पत्थर वाला हिस्सा है, ये सारा आता है पेरेंट रॉक में। ये आता है सब सॉइल में, जिसमें अभी हल्की हल्की मिट्टी जो है वो बननी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और टॉप सॉयल में आता है जितना भी हमारा पास है ऑर्गेनिक मटेरियल वाला, ऑर्गेनिक मिनरल्स और ह्यूमस वाला पार्ट। ठीक है ना। सरफेस, इसमें सरफेस लेयर भी शामिल होती है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। सॉयल प्रोफाइल, अब आता है होरिजन्स की तरफ। अगर हमने क्या किया कि इनको होरिजन्स में बांट दिया। होरिजन्स कितने? ओ होरिजन, ए होरिजन, बी होरिजन और सी होरिजन और आर होरिजन। ठीक है, ओ होरिजन में क्या क्या आता है? पहले तो ये पढ़ो, लेयर ऑफ सॉइल, द सॉइल प्रोफाइल इज कंपोज्ड ऑफ द सीरीज ऑफ होराइजन्स और लेयर्स। अगर हम इनको लेयर्स में बांटते हैं तो कितने तरह की लेयर्स होती हैं? टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड पेरेंट रॉक। और अगर हॉरिजन्स में बांटते हैं तो ओ होरिजन, ए होरिजन, बी होरिजन और सी होरिजन और आर होरिजन। ठीक है, ओ ए ई सी बी आर। ठीक है, the O horizon. The O horizon is the upper layer of the topsoil which is the mainly composed of organic material. Organic material जैसे कि ड्राई लीव्स हो गई, सूखी पत्तियाँ, सूखा घास, सूखी लीव्स। लीव्स नहीं आएगा यहाँ पे, लीव्स आना था वैसे। ठीक है, चलो। स्मॉल रॉक, छोटे छोटे पत्थर। ठीक है, सरफेस ऑर्गेनिजम्स, ट्विग्स, फॉलन ट्रीज, जितने भी पेड़ मान लो टूट के गिर गए, जितने भी डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है वो सारा हमारा जो अभी डिकम्पोज होना स्टार्ट हुआ है, गिरा हुआ है सरफेस पे, वो सारा हमारा ओहरिजन्स में आता है। और ये ब्लैक कलर की भी हो सकती है, ब्राउन की भी हो सकती है, डार्क ब्राउन भी हो सकती है। ठीक है, दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंटेंट। दिस लेयर इज रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल एंड इज नोन एज द ह्यूमस लेयर। ह्यूमस लेयर में क्या क्या आता है? जब भी कोई जानवर डिकम्पोज्ड होके गहराई में चला गया है मिट्टी की, मतलब ऊपर वाली लेयर में नहीं रहा, अब वो इतना डिकम्पोज्ड हो चुका है कि वो मिट्टी में दब चुका है। ठीक है, जितने भी डिकम्पोज्ड एनिमल्स हैं, जितने भी डिकम्पोज्ड लीफ मटेरियल, ट्री मटेरियल, ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे जितने भी डिकम्पोज हो चुके हैं वो एक लेयर बना लेते हैं ब्लैक कलर की। उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। और वो हम ह्यूमस हमें कहाँ मिलती है? एओरीजन में, जिसको हम बोलते हैं टॉप सोइल। ठीक है, आगे इस लेयर में भी होना स्टार्ट होता है? सीड जर्मिनेशन। अब सीड जर्मिनेशन क्या होता है? जब भी तुम कोई बीज मिट्टी में बोते हो
तो सबसे पहले उसको नीचे गहराई में दबाया जाता है ना। ऊपर वाली लेयर में तो नहीं दबा दोगे कि ऊपर मिट्टी के ऊपर रख दिया, कि सरफेस पे रख दिया, चलो जी उसमें से प्लांट उगना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं ना। उसको पहले गहराई में दबाते हैं, ठीक है। और कौन सी लेयर में दबाते हैं? टॉप सोइल में, मतलब इतनी जहां पर उसकी जड़ें बनना स्टार्ट हो जाएं, ठीक है। सीड जर्मिनेशन, जर्मिनेट मीन्स किसी बीज का फूटना, उसमें से नई रूट्स निकलना, उसमें से पत्तियां निकलना, ठीक है। लिखा है टेक प्लेस एंड न्यू रूट्स आर प्रोड्यूस्ड विच ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, जो कि नए प्लांट में बदल जाती है। उसके बाद आता है द बी होराइजन और द सब सोइल। इट इज द सब सरफेस होरिजन present just below the topsoil and above the bedrock. It's comparatively harder and compact than topsoil. जो टॉपसोइल है उससे हार्डर होती है लेयर, क्योंकि इसमें जो देखो पार्टिकल्स जो हैं, क्ले के पार्टिकल्स कम हैं और पत्थर के ज़्यादा हैं, मतलब स्टोन पार्टिकल्स ज़्यादा हैं और क्ले के कम पार्टिकल्स हैं। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये हार्डर लेयर है एज कंपेयर टू टॉप सोइल, ठीक है। इट कंटेन्स लेस ह्यूमस, इसमें ह्यूमस की जो कंटेंट है वो कम होता है, सोल्यूबल मिनरल्स का भी कंटेंट कम होता है और ऑर्गेनिक मैटर का भी कंटेंट कम होता है। इट इज़ अ साइट ऑफ डिपोजिशन ऑफ certain minerals and metal salts such as iron oxide. इसमें जो मिनरल्स हैं, सिर्फ मेटल्स जैसे कि आयरन ऑक्साइड, इनको छोड़कर बाकी और कोई भी किसी भी तरह का मिनरल यहाँ पे नहीं मिल सकता एज कंपेयर टू टॉप सॉइल, ठीक है। आगे आता है सी होराइजन। सी होराइजन में क्या होता है? दिस लेयर इज डिवॉइडेड of any organic matter and is made up of broken bedrocks. इस लेयर में बिल्कुल भी नहीं है, डिवॉइडेड मीन्स ये ऑर्गेनिक मैटर से रहित है। रहित मीन्स इसमें ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल भी नहीं होता। इज मेड अप ऑफ ब्रोकन बेडरॉक्स, और ये ब्रोकन बेडरॉक से बना होता है। बेडरॉक्स बड़े बड़े पत्थर, उनके टूटे हुए छोटे छोटे पत्थरों से बनी है ये लेयर, ठीक है। दिस लेयर इज ऑल्सो known as saprolite. The geological material present in this zone is cemented. जो भी जियोलॉजिकल मटेरियल यहाँ प्रेजेंट होता है वो सीमेंटेड होता है, ठीक है। द आर होराइजन इट इज कॉम्पैक्टेड एंड सीमेंटेड लेयर। इसमें ज़्यादातर जो लेयर है वो सीमेंटेड लेयर होती है और इसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जैसे ग्रेनाइट के हो गए, लाइमस्टोन के हो गए, आर फाउंड हेयर, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक सच एज ग्रेनाइट, basalt and limestone are found here, ठीक है। आगे आता है टाइप्स ऑफ सॉइल। कितने तरह की सॉइल होती है? क्ले होती है, एक लोमी सॉइल होती है और एक सैंडी सॉइल होती है। अब देखो पहले सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल जैसे सैंड हो गई, जिसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं और उनके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पानी फटाफट से उसमें से गुजर जाता है और जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सैंड वाली सॉइल में उग नहीं सकते, क्योंकि उनकी जड़ें सैंड को अच्छे से जकड़ के नहीं रखती और वो धीरे धीरे सैंड उनकी जड़ों से निकलती रहती है, जिसकी वजह से प्लांट उस पे उग नहीं पाते, ठीक है। अब आगे आता है क्ले सोयल। क्ले सोयल तो tends to be heavier and prone to compacting, restricting water and air flow. जो क्ले वाली सोयल है, जैसे कि आप देख रहे हो क्ले वाली सोयल, ये थोड़ी हैवी है, मतलब इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं कि ये आपस में जुड़े रहते हैं। अगर थोड़ी सी भी ड्राइनेस होती है, थोड़ी सी भी, तो ये आपस में इस तरह से चिपक जाता है कि उनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से उसमें वाटर और एयर फ्लो तो हो ही नहीं सकता, जिसकी वजह से वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी कीड़े हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स नहीं, जितने भी अर्थवॉर्म्स हैं, रेड वॉर्म्स हैं, जितने भी कीड़े जो मिट्टी में रहते हैं वो वहाँ पे सांस नहीं ले पाते और वहाँ पर नहीं जिंदा रह सकते, ठीक है, क्ले वाली सॉइल में। हाँ जी। लोमी soil is usually dark and crumbly. It allows airflow and holds beneficial water but still allow for drainage. जो लोमी सॉइल है वो यूजुअली डार्क कलर की होती है, ये हमारे आसपास जो मिलती है हमें, ठीक है। क्रम्बली होती है। इट अलाउज एयर फ्लो एंड होल्ड्स बेनिफिशियल वाटर। इसमें से हवा जो है
ऑक्सीजन इजीली, जितने भी यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एयर फ्लो अच्छे से मिलता है, ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इजीली रह पाते हैं। जैसे कि हमने तुमने देखा होगा जब बारिश होती है तो जब भी बारिश होती है तो इजीली तुमने क्या जैसे कि जो जो जमीन में से निकलते हैं, आई डोंट नो उनका नाम क्या होता है। Loamy soil is usually dark and crumbly. It allows airflow and holds beneficial water but still allows for drainage. वो बेनिफिशियल वाटर को अपने अंदर स्टोर भी करके रखता है, पर इतना ज़्यादा भी स्टोर नहीं होता कि वो उसको ड्रेन ना कर सके। ठीक है, मतलब उसमें से ज़्यादा वाटर होता है तो वो अपने आप निकलता भी रहता है, बस उतना ही पानी अपने अंदर स्टोर करके रखता है जितना कि उसमें एक प्लांट जो है वो ग्रो हो सके। ठीक है। ब्लैक सॉयल कलर कितने तरह के होते हैं? ब्लैक कलर, रेड कलर और एक वाइट कलर। ठीक है, इसमें एक और आता है ब्राउनिश कलर। ठीक है, जैसे कि ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, ये डार्क ब्राउन है, येलोइश कलर है। ठीक है। ब्लैक कलर जो है ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें ह्यूमस ज़्यादा होती है, उसका उस वाली मिट्टी का कलर जो है थोड़ा डार्क होता है। ठीक है। रेड कब होता है? जब आयरन की वजह से और अल्मीनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स की वजह से। मैंने बताया था जब आयरन जो होता है, जैसे कि अगर मान लो आयरन की रोड है आपके पास, आपने उसको पानी में रख दिया और उसको जंग लग गया। ठीक है, अब उसको जाके मिट्टी में रख दो। थोड़े टाइम बाद देखना कि अगर काफ़ी टाइम बाद, कुछ महीनों बाद, तुम देखोगे कि वहाँ पे ऑलरेडी रेड कलर का पाउडर जो है उससे अलग होने लग गया है। रेड कलर का पाउडर क्या? जो जंग से निकला है आयरन के। आयरन क्या करता है, अब जब इसको जंग लग जाता है तो उसमें से एक रेड रेड कलर की ऊपर लेयर आ जाती है। वो लेयर जब झड़ने लग जाती है, ठीक है, जब वो अपने मेन मटेरियल से अलग होने लग जाती है तो वो सॉइल में जाके मिल जाती है, सॉइल से मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से उसका रंग जो है थोड़ा सा रेडिश कलर सा हो जाता है, रेड ब्राउन कलर का। ठीक है, ऐसे ही एल्युमिनियम के साथ होता है। वाइट क्यों होती है? क्योंकि उसमें सिलिकेट्स और सॉल्ट होता है, कैल्शियम भी, इसमें कैल्शियम भी आएगा, उसे ऐड कर लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सबसे पहले आता है मॉइस्चर। कोई भी सॉइल उतनी ही अच्छी होगी जितनी उसकी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होगी अपने अंदर। ठीक है, वो मिट्टी उतनी ही अच्छी होगी और उतनी ही उपजाऊ होगी जितनी ज़्यादा वो अपने अंदर पानी को होल्ड करके रख सकती है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स को भी पानी चाहिए होता है, वो मिट्टी से ही पानी लेंगे। और जितनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी अच्छी होगी सॉइल की, उतनी ज़्यादा वो पानी एब्जॉर्ब कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा वो ग्रो कर पाएंगे, उतने ज़्यादा वो ग्रो कर पाएंगे। द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द वेरियस क्रॉप्स। काफ़ी तरह की क्रॉप्स के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए कैपेसिटी सॉइल की वाटर को होल्ड करने की बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। प्रीकोलेशन रेट। अब देखो प्रीकोलेशन रेट क्या है? व्हेन वी स्प्रिंकल वाटर ऑन द ग्राउंड, जब भी हम पानी को ग्राउंड पे स्प्रिंकल करते हैं, मतलब छिड़कते हैं, इट इज सून एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल। बहुत जल्दी ही सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब सॉइल इसको अपने अंदर एकदम से खींच लेती है। दिस इज दिस इज बिकॉज वाटर प्रिकोलेशन थ्रू द सॉइल, क्योंकि फिर क्या होता है कि सॉइल में क्या होता है, वाटर प्रिकुलेट हो जाता है। मीन्स कि ये कहना चाह रहे हैं कि सॉइल की कि वो कितनी जल्दी अपने अंदर पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब उसकी कितनी ज़्यादा वो है, कितनी स्पीड है कि वो अपने अंदर कितनी जल्दी पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है, वो उस सॉइल का प्रीकोलेशन रेट है। द प्रोसेस इन विच वाटर द प्रोसेस in which water passes down slowly through the soil is called percolation of water। जिसमें से वाटर धीरे पास होगा सॉइल में से, इज कॉल्ड percolation of water। ठीक है। प्रिकोलेशन ऑफ सॉइल क्या होगा? अगर सॉइल में से कितनी जल्दी वाटर पास हो रहा है, और अगर पानी धीरे पास हो रहा है, मींस वो प्रिकोलेशन रेट ऑफ वाटर, वाटर का कि वो पानी कितनी धीरे से, अगर सॉइल सॉइल में से धीरे पास हो रहा है तो वो वाटर का प्रिकोलेशन रेट है, ना कि सॉइल का। ठीक है। सॉइल हमारी जिंदगी के लिए ग्रेटेस्ट नेचुरल रिसोर्स है। वो इसलिए क्योंकि हमारी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सॉइल पे डिपेंड करती हैं, जैसे कि हमारा खाना, हमारा फूड,
है ना, हमारी वीट हो गई, ग्रेन, काफ़ी सारी जैसे कॉर्न हो गई, कितनी सारी फसलें हैं जो हमें मिट्टी से मिलती हैं, सब मोस्टली सारी सब्जियां, सारे फ्रूट्स, इवन कि हमारे क्लोथ्स जैसे कि कॉटन हो गया, है ना, और जूट हो गया, ये सब हमें सारी की सारी क्रॉप्स हैं जो कि मिट्टी में उगाई जाती है। अगर मिट्टी ही नहीं होगी तो हम ये कहाँ पे उगाएंगे, हमें हमें कैसे मिलेंगी ये चीज़ें, है ना। जितने भी फाइबर हैं वो सारे हमें सोइल से मिलते हैं। तो इस तरह से ये बता रहे हैं कि सोइल इज़ द ग्रेटेस्ट नेचुरल रिसोर्स फॉर आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी के लिए सोइल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन इज़ वन फॉर्म ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। ठीक है, सॉइल की डिग्रेडेशन हो जाना मीन्स मिट्टी का बहकर एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना इज कॉल्ड सॉइल एरोजन। इट अकर्स इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ लैंड्स। ये मोस्टली हर जगह पे ही होता है। ठीक है, फ्लोइंग वाटर, पानी के बहने से मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। ठीक है, बारिश के पानी की वजह से, हवा की वजह से। ठीक है, प्राइम एजेंट विच कॉज, सबसे ज़्यादा मेन जो इन्होंने कहा है कि जो विंड है, हमारी हवा है, उसकी वजह से काफ़ी मिट्टी जो है एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है उड़कर, विच कॉज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सॉयल लॉस। और वो जहाँ से चली जाती है वहाँ पर एक बिग अमाउंट ऑफ सॉयल लॉस होता है हर साल। टू मच ऑफ सॉयल इरोजन कॉज सीरियस लॉस ऑफ टॉप सॉयल। अगर बहुत ज़्यादा सॉयल इरोजन होने लग जाता है तो वहाँ पर सीरियस लॉस होता है टॉप सॉयल का, एंड also reduce crop production potential। और क्रॉप्स के जो भी प्रोडक्शन में उस पर भी काफ़ी फर्क पड़ता है। अगर सॉइल ही नहीं रहेगी तो क्रॉप्स कहाँ उगाएंगे। कॉज ऑफ इट, इसका कॉज क्या है। ठीक है, डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन मीन्स जंगलों को काटना। ठीक है, जितने ज़्यादा पेड़ कट होंगे, उनकी, जैसे पेड़ नहीं रहेंगे तो उनकी जड़ें भी नहीं रहेंगी, तो जड़ें नहीं रहेंगी तो जड़ें मिट्टी को पकड़ के कैसे रखेंगी। अब देखो, जितने ज़्यादा हम प्लांट्स उगाते हैं उतने ज़्यादा उनकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को अपने अंदर पकड़ के रखती हैं ताकि वो हिले ना, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पर ना हिले। ठीक है, तो हमें, हम जो ये डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, जैसे कि कितनी जगह यूज़ होता है लकड़ी का जिसकी वजह से हमें पेड़ कट करने पड़ते हैं, है ना। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा कोज है। ओवर ग्रेजिंग मीन्स जब बहुत ज़्यादा जानवर या फिर जब हम घास को कट करते हैं, जैसे कि इस तरह से कट कर देना कि उनकी जड़ें भी निकल जाना, जब उनकी जड़ें भी निकल जाती हैं तब ओवर ग्रेजिंग, मतलब कि घास को ओवर कट, भाई ऐसे कट कर देना कि उनकी जड़ें भी ना रहें। अगर उनकी जड़ें नहीं रहेंगी तो ऑब्वियसली, क्योंकि घास ही है जो सबसे ज़्यादा मिट्टी को अपने अंदर जकड़ के रखती है, उसकी वजह से मिट्टी वहाँ एक जगह से दूसरी जगह पर हिल नहीं सकती, जा नहीं। अब पुअर फार्मिंग मेथड्स में मैं आपको बताती हूँ आगे। देखो, ये तो है गुड फार्मिंग मेथड्स में आता है स्टेप वाइज फार्मिंग। अगर हम जैसे माउंटेन्स पे हैं, ठीक है, माउंटेन्स पे एक फ्लैट सरफेस कट कर दिया जाए माउंटेन पे, जिससे कि बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा, जिससे बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर हम फ्लैट सरफेस कट करते हैं माउंटेन्स पे, है ना, अगर देखो माउंटेन पे है फिर तो हमें स्टेप वाइज फार्मिंग करनी चाहिए। दैट इज़ अ गुड फार्मिंग मेथड, जैसे कि स्टेप वाइज है। ठीक है, अगर हम दूसरी तरह से करते हैं पूरा फ्लैट सरफेस बनाकर, ठीक है, तो वो पुअर फार्मिंग मेथड्स में आ जाएगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा सॉइल एरोजन होगा, मतलब मिट्टी की बहुत ज़्यादा खपत होगी, मिट्टी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगी। ठीक है, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, एफोरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, फॉरेस्ट को पेड़ लगाकर फॉरेस्ट को बनाया जाए और बड़ा किया जाए। शेल्टर बेल्ट्स होता है मीन्स पेड़ों को एक लाइन में लगाने की वजह से हवा का बहाव जो है कम हो जाए और हवा के सहारे भी जो मिट्टी जा रही है वो उड़कर ना जाए। ठीक है, टेरेस फार्मिंग, जब भी हमें कहीं मैदानी भागों में स्लोप दिखाई देता है, स्लोप मीन्स टेढ़ी जगह जो कि इस तरह की है, इनमें हल्का सा स्लोप है लेकिन ये बिल्कुल माउंटेन जैसी तो नहीं है ना, है ना। एक मिनट, ये माउंटेन जैसी तो नहीं है ना। टेरेस फार्मिंग में क्या आता है कि इसको भी हम स्टेप वाइज में कन्वर्ट कर दें, जैसे कि ये यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, इसको स्टेप्स में कन्वर्ट कर दें जिससे कि इजी फार्मिंग कर सकें। ठीक है, कि इस तरह से फार्मिंग हो कि स्टेप वाइज, ताकि हमारी जो मिट्टी है वो कम यूज़ हो, ऐसे।
फ्लैट सरफेस बनाने में ज़्यादा यूज़ ना हो। ठीक है। ओवर ग्रेजिंग को कम करना मीन्स घास को इतना घास को जितना हो सके उगाना। ठीक है। जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर दो, लेकिन उसे जड़ से मत कट करो, जितनी हो सके उतनी लगाओ। ठीक है, ताकि हमारा सोइल जो है हमारी कंजर्व हो सके। ठीक है। ये हमारा यहाँ पे चैप्टर होता है कंप्लीट। चैप्टर नंबर 17 फॉर 7th रोज इससे नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ठीक है।